मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन। 10 साल में तीसरी बार जिन्हें महाराष्ट्र की जनता ने अपना मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया, इस बार एक प्रचंड बहुमत के साथ वो आज अपने कार्यकाल के पहले दिन अपना पहला इंटरव्यू एबीपी न्यूज नेटवर्क के साथ दे रहे हैं। उसके लिए देवेंद्र फडणवीस जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको आपकी तीसरी पारी के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। शुरुआत में आपके ही शब्दों के साथ करना चाहती हूँ। आप पिछली बार विपक्ष में थे, आपने फेमसली ये लाइंस कही थी कि मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट के वापस आऊँगा। जब आपने ये कहा था फडणवीस जी, उस वक्त बहुत मजाक उड़ाया गया था आपका। विपक्ष के लोगों ने अपने भाषणों में बहुत खिल्ली उड़ाई थी, आपके इन शब्दों की मीम्स बनी थी। उन सब को आपने गलत साबित किया है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या जवाब देंगे उन सबको जिन्होंने आपको कंप्लीटली राइट ऑफ कर दिया था? देखिए, मैं तो उनका आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने मुझे टारगेट किया, महाराष्ट्र की जनता को भी ये पसंद नहीं आया। और दूसरा, लगातार जब वो मुझे पर्सनली टारगेट करते रहे, मेरे परिवार को टारगेट करते रहे, मेरी पार्टी को टारगेट करते रहे, तो इससे मुझे एक बहुत आत्मिक बल मिला कि मुझे लड़ना है। एक लड़ने की ताकत मुझे मिली और मैंने वो लड़ाई लड़ी और बहुत संयम के साथ लड़ी। मैंने कभी भी पलटवार इस प्रकार से नहीं किया कि जो उनके स्तर का पलटवार हो। तो मुझे लगता है कि आज शायद उनमें से कई लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती होगी जिस प्रकार का व्यवहार उन्होंने मेरे साथ किया। मैंने तो 2022 में जब उप मुख्यमंत्री बना, तभी मैंने कह दिया था कि मैं सबसे बदला लूँगा और मेरा बदला ये है कि मैंने सबको माफ़ कर दिया। तो मैंने सबको माफ़ कर दिया है। मैं एक नई पारी शुरू कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये नई पारी फिर से एक फोकस लेकर जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसका कल्याण कैसे हो पाए, इस फोकस को लेकर मैं शुरू करना चाहता हूँ। चलिए, माफ़ कर दिया आपने हर किसी को। इस जीत का श्रेय फडणवीस जी किन किन लोगों को और किन किन बातों को देंगे आप? देखिए, सबसे पहला श्रेय तो हमको महाराष्ट्र की जनता को देना पड़ेगा, जिस जनता ने एक प्रकार से हमको बहुत डिसाइसिव मैंडेट दिया। जी, कई वर्षों के बाद इतना डिसाइसिव मैंडेट महाराष्ट्र में आया है। जी, विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक है तो सेफ है ये नारा दिया था, इस नारे के कारण एक प्रकार से लोग इकट्ठा आए, लोगों ने मतदान किया और एक प्रतिसाद लोगों ने इस नारे को दिया। साथ साथ 2.5 वर्षों में हमारी सरकार ने जो काम किया था, हमारी जो लाडली बहन योजना जैसी योजनाएं थी जिसने महिलाओं में एक सकारात्मकता पैदा की, किसानों के लिए हमने योजना की, युवाओं के लिए की, हमारी बच्चियों के लिए हमने फ्री एजुकेशन की योजना लाई। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन योजनाओं का भी फायदा हमको हुआ और एक प्रकार की प्रो इनकम्बेंसी महाराष्ट्र में हम लोग तैयार कर पाए। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता ने फिर एक बार मोदी जी के ऊपर अपना विश्वास दिखाया, ऐसा मैं कहूँगा। 2014 में जनादेश मिला आपको, 2019 में जनादेश मिला, 2024 में जनादेश मिला। मुख्यमंत्री पहली बार बने, दूसरी बार बने और फिर बन ना सके, और इस बार फिर आप मुख्यमंत्री बने हैं। ये पिछले 10 सालों को कैसे देखते हैं फडणवीस जी? रोलर कोस्टर राइड जिसको कहते हैं, ऐसी राइड हमारी रही है। लेकिन मैं ऐसा कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में हमको ये सिखाया जाता है कि जब आप चुनाव जीतते हैं तो वो टीम वर्क होता है और जब आप चुनाव हारते हैं तो एक सीख होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सीख इन सारे दिनों में मुझे मिली है। मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं अपनी ही तुलना 2014 के देवेंद्र फडणवीस से करूँ तो मैं ऐसा मानता हूँ एक मोर मैच्योर्ड, एक थोड़ा मैच्योर्ड इस प्रकार का देवेंद्र फडणवीस में अपने आप को पाता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ों से आपको वास्तविकता ध्यान में आती है और कई आघात सहन करने से आपकी शक्ति भी ज़्यादा बढ़ती है, एक आत्मिक ताकत भी आपकी बढ़ती है और
किसी सिचुएशन को कैसे रिएक्ट करे, जी इसकी भी एक मुझे उसका तौर तरीका आपको आता है। तो मुझे लगता है कि आई एम अ चेंज्ड मैन, चेंज फॉर बेटर। वाह, ओके। तो फडणवीस जी, हिंदुत्व के एजेंडे को आपने खूब आगे बढ़ाया, उसे आगे बढ़ाना आपको काम आ गया, ज़बरदस्त पोलराइजेशन हुई और आपकी जीत ऐसी हुई, इतनी सीट मिली जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। ये बात आप मानेंगे देखिए, मैं 100% ये मानता हूँ कि कि पोलराइजेशन करी आपने? हिंदुत्व का असर रहा है, जी, और ये पोलराइजेशन नहीं है, ये काउंटर पोलराइजेशन है। दिस नॉट पोलराइजेशन, इट्स अ काउंटर पोलराइजेशन। ओके। जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी ने सज्जाद नोमानी जी जैसे लोगों के साथ एग्रीमेंट किया, और एग्रीमेंट में इस प्रकार की बातें भी मानने की कि महाराष्ट्र में 2012 से लेकर 2024 तक जो दंगे हुए, उन दंगों में जिन मुस्लिम आरोपियों को आरोपी बनाया गया है उनको छोड़ दिया जाएगा। कई ऐसी बातें थी, 17 मांगे थी। मुझे ऐसा लगता है कि जब इन मांगों को महाविकास आघाड़ी ने माना, और दूसरा लोगों ने देखा कि लोकसभा के चुनाव में जी, केवल एक एजेंडा था, बीजेपी हराओ, मोदी जी हराओ, और उस पर जिस प्रकार का वोटिंग हुआ, उससे निश्चित रूप से राज्य के लोगों को ये ध्यान में आया कि हम वोट नहीं करते हैं, इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो लोगों ने 5-5.5% वोट बढ़ा। ये मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 3-4-5 दशकों का सबसे ज़्यादा वोटिंग हुआ है। जी, तो ये वोटिंग निश्चित रूप से हुआ। इसको पोलराइजेशन नहीं कहा जा सकता, ये काउंटर पोलराइजेशन था। जब आप किसी को दबाते हो तो और ताकत से वो उभरता है। उस प्रकार से जो महाराष्ट्र का या देश का हिंदू समाज था, उसको जिस प्रकार से दबाने की कोशिश या जिस प्रकार से उसको हतोत्साहित करने की कोशिश ये कांग्रेस ने और उनके नुमाइंदों ने की, और लोकसभा में जब लोगों के ध्यान में आया तो निश्चित रूप से लोगों ने एक प्रकार से उसकी रिएक्शन दी है। फडणवीस जी, आपके कैंपेन के दौरान मैंने आपके साथ एक इंटरव्यू किया था नागपुर में। उस वक्त आप बड़े हिंदुत्व को लेकर काफ़ी आक्रामक मोड में चल रहे थे, इसलिए मुझे भी आपसे काफ़ी मुश्किल सवाल करने पड़े थे उस इंटरव्यू में। लेकिन उस इंटरव्यू के बाद इतनी बड़ी जीत मिली आपको, और मुझे लगा कि आपके स्वर बदलेंगे उसके बाद फडणवीस जी, लेकिन जीतने के बाद भी आपकी पहली ट्वीट यही है, एक है तो सेफ है। कल स्वेरिंग इन के पहले आपने गौ पूजा करी। जब नेता गायों के साथ फोटो खिंचाते, चारा खिलाते, बट यू वर किसिंग द हेड ऑफ अ काउ यस्टरडे, यू पुट दैट पिक्चर ऑन योर इंस्टाग्राम। क्या समझाया जाए फडणवीस जी कि पूरा फोकस हिंदुत्व पे अभी भी रहेगा, या आप डेवलपमेंट की तरफ अब नज़र घुमाएंगे अपनी? देखिए, हिंदुत्व और डेवलपमेंट ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये नहीं है। बिल्कुल है। देखिए, आप लोगों का प्रॉब्लम ही ये है कि आप इसको आइसोलेट करते हैं, ठीक है, और हिंदुत्व को समझने की गलती करते हैं। आप लोग हिंदुत्व को एक पूजा पद्धति के रूप में देख रहे हैं। हिंदुत्व एक पूजा पद्धति नहीं है, ये वे ऑफ लाइफ है। हिंदुत्व में एक्सक्लूजन नहीं है, हिंदुत्व इंक्लूसिव है। इसलिए हम हिंदुत्व ही कहेंगे, पर हमारे हिंदुत्व में सभी को जगह है। किसी की पूजा पद्धति अलग हो सकती है। आज भारत के जो मुसलमान हैं, इनकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन ये कोई अरबस्तान से आए हुए मुसलमान तो नहीं है। वो तो चले गए, जो आए थे ताशकंद से, अजरबैजान से और मंगोलिया से जो आए थे, वो तो चले गए। ये तो मैं ऐसा मानता हूँ कि पूर्वाश्रम के ये हमारे हिंदू है, ये हमारे भारतीय है, इसलिए यहाँ पर पूजा पद्धति से कोई भेद नहीं है। हमारा हमेशा ये कहना होता है कि इस भारत की परंपरा है, संस्कृति है। तो मुझे लगता है कि हिंदुत्व को संकुचित विचारों से नहीं देखा जाना चाहिए। हम हिंदुत्व की बात करेंगे, लेकिन हमारा हिंदुत्व ये व्यापक हिंदुत्व है, और हिंदुत्व और डेवलपमेंट इनको अलग नहीं किया जा सकता। मैं क्या पूछ सकती हूँ कि होम पोर्टफोलियो को लेकर इतनी खींचातानी हो रही थी, क्या हुआ है फाइनली? उस पर चर्चा हमारी चल रही थी, लेकिन ऐसी कोई गंभीर चर्चा या उस पर खींचातानी ऐसे नहीं है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, होम होता है, फाइनेंस होता है, यूडी होता है, ऐसे कुछ पोर्टफोलियोज जो होते हैं, ये एक प्रकार से डिफाइनिंग इस प्रकार के पोर्टफोलियोज होते हैं। तो 3 पार्टियां हैं, तो तीनों को उचित इज्जत दी गई है। देखिए, क्या होता है, एक काम भी होता है और एक परसेप्शन भी होता है। पॉलिटिक्स में परसेप्शन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो परसेप्शन वाइज भी तीनों पार्टियों को ठीक न्याय मिला है, ये दिखाना भी बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए चर्चा चल रही है। क्या होम आप रख रहे हैं?
देखिए, अभी इसका अंतिम फैसला जब होगा तो मैं आपको बताऊंगा। ओके फडणवीस जी, लास्ट दो सवाल मेरे। आर्थिक स्थिति स्टेट की अच्छी नहीं है, इट्स नॉट गुड एट दिस मोमेंट। फाइनेंशियल सरप्लस में महाराष्ट्र को लाने के लिए देवेंद्र फडणवीस जी क्या सोच रहे हैं? कि फाइनेंशियल सरप्लस में लाने का तो मेरा कोई विजन नहीं है। इसका मैं कारण कहता हूँ कि हम लोग जिस समय एक डेवलपिंग नेशन की इकोनॉमी को देखते हैं, तो डेवलपिंग नेशन की इकोनॉमी में पैसा सही इन्वेस्ट होना चाहिए। ये डेफिसिट की इकोनॉमी होती है जी, लेकिन मैनेजेबल डेफिसिट और पैसे का सही इन्वेस्टमेंट, इन दो चीज़ों पर मुझे काम करना पड़ेगा। क्योंकि पिछले कई सालों में हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि हमारा जो डेट जीडीपी रेशियो है इसको एट द मोस्ट 18 तक हम लोग आगे ले गए, फिर वापस 17 पर लाया जी, अब शायद हमारी अलग अलग स्कीमों के कारण वो 20-21 तक भी चला जाएगा, ऐसी परिस्थिति है। उसको धीरे धीरे अगले 2-3 सालों में मैनेज करके वापस हम लोग 18% तक 17% तक, वैसे तो 25% हमको अलाउड है, लेकिन एक मैं ऐसा मानता हूँ कि एक हेल्दी जो इकोनॉमी होती है उसमें यू नीड नॉट गो टू 25%, आप लोग उससे अंदर ही रहे, ये ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोग प्रयास ये करेंगे कि इसको हम लोग ठीक से मैनेज करें। ओके आपके आगे अभी जो सबसे बड़ा टास्क जो हमें समझ में आता है इज़ द बीएमसी कॉरपोरेशन इलेक्शन। उसके अलावा आपके पास 16 कॉरपोरेशन बाय 26 जिला परिषद हैं। यहाँ दो सवाल, क्या यहाँ महायुति साथ में लड़ेगी इन सारे कॉरपोरेशंस और ज़िला परिषद में, और क्या आपको लगता है कि यहाँ भी एक बार फिर संघर्ष होगा देवेंद्र फडणवीस जी, क्योंकि ऐसी मैंडेट के बाद बहुत लोग कहेंगे ये डन डील है, ये तो यहाँ भी जीत जाएंगे? आज तक इतने सालों में कॉरपोरेशंस, जिला पंचायत, इनमें सारी पार्टियों का एक नियम है कि वो लोकल यूनिट्स को अधिकार देते हैं। जहाँ लोकल यूनिट को लगता है वहाँ पर अलायंस होता है। आप ये कमिट नहीं करना चाहते कि महायुति साथ में लड़ेगी? नहीं, देखिए, इसलिए कमिट नहीं कर सकते हैं क्योंकि कार्यकर्ताओं का चुनाव है और सभी पार्टियों में एस्पिरेशंस ज़्यादा होते हैं जी। आप कार्यकर्ता को रोक नहीं सकते हैं, तो इसलिए जहाँ संभव होता है वहाँ अलायंस होता है। हमने किया पिछले समय, जहाँ नहीं हुआ वहाँ हम फ्रेंडली फाइट करते हैं। अच्छा, तो हम लोग प्रयास ये करेंगे कि नीचे के यूनिट्स को भले ही अधिकार मिले, पर अधिकार के साथ साथ हम उनको कहते हैं कि जहाँ तक हो सके आप अलायंस कीजिए। तो कई जगह हो जाता है, कुछ जगह नहीं होता है। ओके फडणवीस जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, अगले 5 साल के लिए महाराष्ट्र का रोड मैप क्या होगा? क्या द इंफ्रा बादशाह जो आपको कहा जाता है, विल देवेंद्र फडणवीस बी बैक इन दैट रोल? देखिए, वो रोल मेरा इसलिए समाप्त नहीं होता कि जो चीज़ें मैंने शुरू की थी जी, वो चीज़ें अभी कंप्लीट नहीं हुई है, वो चीज़ें चल रही है, धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ चीज़ें नई मैंने हाथ में ली है, जिसमें आप जानते हैं कि रिवर लिंकिंग जी, रिवर लिंकिंग के प्रोजेक्ट्स को, अभी मैं इरिगेशन मिनिस्टर था तो मैंने उसको मान्यता दी है। ये प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र को परमानेंटली अकाल से मुक्त कर सकते हैं। ओके, तो मेरा अभी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा। वाटर इश्यूज़ जो है उन इश्यूज़ के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ। रिन्यूएबल एनर्जी पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ, क्योंकि ये दो चीज़ें ऐसी है जिससे खेती में भी परिवर्तन होगा और जिससे उद्योग में भी परिवर्तन होगा, और ये दोनों चीज़ों के कारण बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार का निर्माण होगा। ओके, तो इसलिए दो मेरे फोकस एरिया है। बाकी तो सोशल सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर है, ये सारे सेक्टर पे तो काम करना ही है। इतने सारे प्लान्स है फडणवीस जी, क्या भारतीय जनता पार्टी फाइनेंस का पोर्टफोलियो भी अपने पास रखना चाहेगी? क्या ये प्लान्स हैं? देखिए, पार्टी को तो सारे पोर्टफोलियो अपने पास रहे ऐसा लगता है, लेकिन अलायंस में जो तीनों मिलकर तय करेंगे वो हम उसको मंजूर करेंगे। Mr. Fadणवीस, wishing you all the very best for the next 5 years. Thank you for your time. Thank you. you. मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन। महानिकाला दिवशी सर्वाधिक पाहिलेलं चॅनल